हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी जूलॉजी फैकल्टी प्रियंका लोहिया आपके हमारे ब्रेन ट्रेन ई लर्निंग प्रोग्राम पे आपका स्वागत करती है बच्चों। तो आज से हम हमारे जूलॉजी के जो चैप्टर्स हैं उनको हम पढ़ेंगे और हमारे अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। और बच्चों इस बार हम जो अपन जूलॉजी पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्चुअल भी तो होगा, कॉन्सेप्चुअल भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा। प्रैक्टिकल मतलब समझे, मतलब जैसे आपके ब्रेन को प्रैक्टिकली डिराइव करेंगे अपन कि किस तरीके से उस चीज़ को जब अपन क्वेश्चन करें तो किस तरीके से अपन करें। तो बच्चा देखो क्या होता है ना कि आपको पता है कि बायोलॉजी जो होता है, भले वो कंपटीशन पेपर हो या बोर्ड हो, ये बहुत इजी लगती है बच्चों, बहुत इजी भी होती है। हाँ, ये अच्छी बात है, लेकिन वो तब तक इजी रहती है जब तक आप अपने कॉन्सेप्ट को आपके टिप पर रखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा इजी, उससे भी ज़्यादा इजी होगी। तो बच्चा बस वही करेंगे अपन। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि मैं जितना भी पढ़ाऊँगी आपका वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। प्रायोरिटी सबसे पहले मैं एनसीईआरटी बेस्ड ही दूंगी। तो मैं आपको जितना भी पढ़ाऊंगी वो आपको पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप इस लेक्चर को देखो तो प्लीज़ एक बार अपनी एनसीईआरटी देखना। अगर आप 11th में आए हैं तो अब भी अगर आप देख रहे हो तो, क्योंकि अभी जब 10th मूविंग स्टूडेंट जब 11th में आए होंगे तो वो अभी जिस तरीके से सिचुएशन चल रही तो शायद उन्होंने बुक भी नहीं खरीदी होगी। तो हाँ चलो अपन मानते हैं बुक नहीं खरीदी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज़ बच्चा एक बार इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, ठीक है बच्चा। तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे और अपना आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अपन जूलॉजी में अपन स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है बच्चा। जूलॉजी में अपन स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। अब देखो बच्चा, मैंने आपको एक चीज़ बताती हूँ ना, आपके क्या होता है कि ह्यूमन फिजियो में है ना, आपके 11th के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम दे रखे। ऑर्गन सिस्टम जानते हो ना, ऑर्गन सिस्टम मीन मतलब आपकी बॉडी में कौन कौन से सिस्टम है जो एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर उन सब के नाम लिख देती हूँ एक्सेप्ट वन। अब एक कौन सा है मैं आपको बताती हूँ। तो 11th क्लास में अपन ह्यूमन फिजियो में कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे वो अपन देखते हैं। तो देखो बच्चा, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है बच्चा। देन इसके बाद अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो आपके 11th में है। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, जो आपके 11th में है वो आपको मैं टॉपिक्स बता रही हूँ, ठीक है, जिसके बारे में अपन को पढ़ना है। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे अपना सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। देन उसके बाद अपन पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। देन उसके बाद अपन पढ़ेंगे अपना स्केलेटन सिस्टम। देन उसके बाद अपन पढ़ेंगे अपना नर्वस सिस्टम। और देन लास्ट में अपन इस चैप्टर में जो सबसे अपना लास्ट चैप्टर होगा वो अपना होगा एंडोक्राइन सिस्टम। और एक और सिस्टम होता है ह्यूमन में बच्चा, वो होता है अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बट बच्चा आपके ये 11th में नहीं है, मेन बात ये है, ये आपके है 12th का पार्ट। तो अपन इसे 12th में देखेंगे। ये आपके है 12th का पार्ट, 12th का पार्ट है ये अपना। लेकिन होते ऑर्गन सिस्टम में देखो 7 हो गए टोटल, 3 3 6 और 2 8, हाँ 2 एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने तो आपके हैं 11th में, जो अपन को 11th पढ़ना है। और बच्चा ये वाला जो टॉपिक है ना, ये अपन को पढ़ना है 12th क्लास में, ठीक है बच्चा। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है अपने मेल फीमेल जो भी है, रिप्लाई प्लांट का हो या अपने ह्यूमन का हो, ये अपन 12th क्लास में डिस्कस करेंगे। अपन को मेन ये वाला पढ़ना है। तो ह्यूमन फिजियो में मैं आपको इसके अंदर बहुत अच्छा कमांड दूंगी बच्चा, बस आपको अपने साथ हमारे साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करके चलना है, ठीक है बच्चा। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ह्यूमन फिजियो में फर्स्ट चैप्टर डाइजेस्ट सिस्टम। डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ाने से पहले मैं आपको फिर बता रही हूँ, मैं आपको फिर बोलूँगी, ये अपनी बॉडी के सारे ऑर्गन के सिस्टम होते हैं बच्चा। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपने देखो, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही, बट आपको ऊपर ऊपर बता रही हूँ। देखो आपने देखा होगा, पहले एक सेल होती है, फिर वो सेल डिवाइड करती है, फिर वो मल्टी सेलुलर बनाती है, फिर मल्टी सेलुलर क्या बनाती है, फिर टिश्यू बनाती है। अब टिश्यू फिर आगे जाकर टिश्यू सिस्टम बनाती है, टिश्यू सिस्टम आगे जगह ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन आगे जगह ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बेसिक बता देती हूँ, देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चा, देखो क्या होता है, सबसे पहले मान लीजिए ये एक सेल है, यूनिसेल है। तो क्या मैं इसको यूनिसेल बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं। अभी डिवाइड करेगी, लगातार डिवीजन करेगी, सेल डिवाइड करेगी तो बहुत सारी सेल्स बनाएंगी, बना दी सेल, ठीक है। तो क्या इसको अपन मल्टी सेल बोल सकते हैं? मल्टी सेल बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। देन ये मल्टी जो सेल होगी आपकी, आगे जाके फिर डिवाइड करेगी तो और भी ज़्यादा सेल्स होगी।
लेकिन अब क्या होगा, जैसे जैसे सेल का आगे इवोल्यूशन होता जा रहा है वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म भी डेवलप्ड हो रहा है। अब ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड होगा तो ऐसा तो नहीं है कि वो मल्टी सेलुलर में लेगा, नहीं बच्चा, अब वो आगे जाके क्या करेगा, अपने लास्ट पॉइंट ऑर्गन सिस्टम तक आना चाहेगा, और ऑर्गन सिस्टम में आने के लिए उसको बनाना पड़ेगा टिश्यू बनाना पड़ेगा। अब कंफ्यूजन रहता है हमेशा कि टिश्यू होता क्या है। तो बच्चा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो बच्चा, अब मैं आपको पहले लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका है टिश्यू लेवल या टिश्यू सिस्टम लेवल बोल दो, ठीक है। देखो बच्चा, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें भी तो बहुत सारे सेल्स हैं। बच्चे मुझसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या डिफरेंस है, ये दोनों सेम ही तो दिख रहे हैं, क्या कुछ नहीं है डिफरेंस। हाँ, दिखने में तो कुछ नहीं, लेकिन लैंग्वेज में बहुत कुछ है बच्चा। देखो कैसे, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ बच्चा, कि मल्टी सेलुलर जो होते हैं उसमें होती तो बहुत सारी सेल्स हैं, इसमें बहुत सारी सेल्स है, दिख ही रहा है आपको। लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क ये होता है कि मल्टी सेलुलर बच्चा, इसके अंदर क्या होता है, मल्टी सेलुलर में जो जितनी भी सेल्स होती है वो अलग अलग फंक्शन करती है, इनको अपने एक दूसरे से लेना देना नहीं होता। एक तो अलग अलग शेप की भी हो सकती है और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। लेकिन टिश्यू जब अगर ये बन जाती है तो टिश्यू में मान लीजिए, मान लो ये एक सेल है, इसने डिवाइड करा तो 4 सेल बनाई, मान लीजिए इसने 4 सेल बनाई थी। अब ये चारों की चारों सेल एक जैसे दिखेंगे, बिल्कुल डिट्टो क्लोन दिखेगी और एक ही फंक्शन करेगी। यानी अगर आपको कुछ ऐसा समूह, यानी टिश्यू का या फिर सेल का आपको एक ग्रुप मिल जाए, एक समूह मिल जाए जो एक जैसी दिखती भी हो और एक जैसा सिमिलर फंक्शन करती हो, तो समझ जाओ बच्चा कि वहाँ टिश्यू होगा। तो ये डिफरेंस है मल्टी सेलुलर और टिश्यू में। तो बच्चा, मल्टी सेलुलर क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेल विच हैज़ सिमिलर इन साइज एंड शेप या मॉर्फोलॉजिकली। अभी क्या होता है बता देती हूँ, सिमिलर साइज एंड दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, ठीक है बच्चा। दूसरा है ना, अब टिश्यू क्या हो गए, अब ये टिश्यू अलग अलग है। अब मान लो कि ये एकजुट हो गए, अब ये एकजुट होके अब इतने सारे टिश्यू, 3 टिश्यू हैं यहाँ पर, देखो 1 2 3, तीनों टिश्यू ने एक साथ मिलकर एक फंक्शन आप परफॉर्म करा, तो बच्चा वो कहलाएगा टिश्यू सिस्टम। अब बच्चा, किसी के भी नाम के पीछे सिस्टम लग जाए तो सिस्टम का क्या मतलब होता है, सिस्टम का मतलब होता है कि कोई बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर्स एक साथ मिलके, एक बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स एक साथ मिलके एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम में लेकर आते हैं, ठीक है। उसको किस में लेकर आते हैं, सिस्टम में लेकर आते हैं। अच्छा, फिर टिश्यू सिस्टम में अब ऐसे बहुत सारे टिश्यू सिस्टम एक साथ मिलकर जुड़ेंगे, एक काम करेंगे, तो उसको अपन बनाएंगे ऑर्गन। तो ऑर्गन किससे बनता है, टिश्यू सिस्टम से मिलकर बनता है। और देन जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर एक साथ फंक्शन करते हैं तो बच्चा उसको अपन बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ये है सबसे डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, यानी जिन ऑर्गेनिज्म में या जिन एनिमल्स में या जिन भी प्लांट हो, एनिमल कोई भी हो, अगर उनमें ऑर्गन सिस्टम है तो बच्चा वो सबसे डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म कहलाता है। तो बच्चा आपको समझ में आया, तो ये तो था बेसिक चीज़, ठीक है। तो आपको पीलीजिए, और अपन ये ऑर्गन सिस्टम अपन ह्यूमन का पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन आपको पता है कि इस अर्थ पे सबसे डेवलप्ड स्पीशी होती है ह्यूमन, पता है आपको सभी को, सबसे डेवलप्ड स्पीशी होती है, तो उसके अंदर अच्छा खासा ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, यानी अपने अंदर बहुत ही अच्छा खासा ऑर्गन सिस्टम होता है, जो एक साथ, यानी एक फंक्शन को करने के लिए एक ऑर्गन काम नहीं करता, उस एक ऑर्गन के साथ 2-3 ऑर्गन और साथ मिलकर एक साथ मिलकर वो ही एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं बच्चा। तो ये होते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम अपनी बॉडी में कितने होते हैं बच्चा, ये इतने तरीके के होते हैं जो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिए, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखनी, तो अपन को यही ऑर्गन सिस्टम अपनी बॉडी में पढ़ना है। अच्छा बच्चा, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, बेसिक चीज़, कहीं पर भी आप ये पढ़ो, मॉर्फोलॉजी एंड अनाटमी, तो बच्चा मैं आपको बता देती हूँ, आधे बच्चों को पता हो फिर मैं बता रही हूँ, क्योंकि कभी भी नाम आ जाए आपकी जूलॉजी बॉटनी कहीं पर भी आ जाए तो बच्चे समझ आना। मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है, मॉर्फोलॉजी मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आप फिजिकली स्टडी करते हो, यानी उसको आप बाहर अपीयरेंस, बाहर कलर, उसके साइज शेप को मेंटेन करने, बाहर के स्ट्रक्चर से स्टडी करते हो, तो बच्चा वो होता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो का मतलब होता है फिजिकली स्टडी करना, फिजिकल स्टडी करना, ठीक है। और एनाटॉमी का मतलब होता है अब आप उस ऑर्गेनिज्म को इंटरनल तरीके से स्टडी करो, यानी यहाँ पर आएगा इंटरनल स्टडी करना। समझ में आ गया बच्चा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है कि अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को अगर फिजिकली क्या करते हो आप उसको स्टडी करते हो, यानी बाहर से देख के उसके बारे में आप स्टडी करते हो, तो उसको अपन बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकली, और मतलब आप उसके है ना इंटरनेशनल। ये आप दोनों नाम ज़्यादातर आप बॉटनी में पढ़ोगे। बॉटनी में मैं आपको ऊपर से बता देती हूँ, आप है ना, जैसे अगर कोई ट्री है, कोई प्लांट है, तो प्लांट के मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं बच्चा। देखो बाहर से देख के अपन क्या बता सकते हैं, उसकी लीफ बता सकते हैं, उसकी रूट बता सकते हैं, उसकी स्टेम बता सकते हैं। तो इन तीनों को हम बाहर से देख के कंपेयर कर सकते हैं, इनको स्टडी कर सकते हैं, तो मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर हुआ। और एनाटॉमी क्या हो गया बच्चा, स्टेम को कट करो,
उसके अंदर जब आप देखोगे तो राउंड स्ट्रक्चर दिखा। अब उसके अंदर ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से ऐसा हुआ उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में, तो बस ये वाली चीज़ है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। तो बच्चा क्लियर हो गया? तो कभी भी नाम आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अच्छा, जू लो जी, पता है आपको सभी को, अपन सब जू ही है, एनिमल ही है अपन लोग, ठीक है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपना पहला ऑर्गन सिस्टम, जिसका नाम है अपना डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आपकी बुक में नाम दे रखा है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और मैं डायरेक्ट डाइजेस्ट सिस्टम लिख रही हूँ। तो देखो आपके चैप्टर नंबर 16, ठीक है ना, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 16 है अपना डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, और वहीं से ही लेकर 22 तक, 16 से 22 तक लेकर अपने पूरे चैप्टर हैं ये वाले, ठीक है। तो इसको अपन देखेंगे, ठीक। फर्स्ट है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है बच्चा। डाइजेस्ट सिस्टम है। अब जो डाइजेस्ट सिस्टम है, अब देखो यहाँ सिस्टम आ गया। मैंने अभी आपको बोला कि किसी के भी नाम के पीछे सिस्टम आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ही तरीके का फंक्शन करें तो उसको सिस्टम बोलते हैं। तो बस यही अपन करना है। अब वो ऑर्गन अपन आगे लेक्चर में देखेंगे। बट बच्चा ये देखो, अगर आप इसको ध्यान से अगर यहाँ देखो, अगर आप ध्यान से देखो, अब मैं आपको 2-3 बेसिक चीज़ें बता देती हूँ। वो कैसे, पहले तो आपको इनका मीनिंग आना चाहिए। मीनिंग कैसे आएगा बच्चा, देखो यहाँ पर क्या होता है कि आपको, मैं यहाँ पर डाइजेशन करने के लिए आपको कम से कम 3-5 प्रोसेस अच्छे से आनी चाहिए। और 5 प्रोसेस कौन कौन सी होती है, चलो मैं यहाँ पर फटाफट लिख देती हूँ। पहला होता है इंजेशन, तो देखो बच्चा, फर्स्ट होता है इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन एंड इजेशन। अब बच्चा आपको ये एक के बाद एक ही ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये प्रोसेस है कि भाई इसके बाद यही होगा तो यही होगा, उसके बाद यही होगा तो इसके बाद ऐसे उल्टा सीधा नहीं कर सकते आप। तो देखो मैं बता देती हूँ आपको। इंजेशन क्या होता है, आप खाने को खा रहे हो, खाने को खाना, खाने को खाना सिर्फ मुंह में लेना, खाने को आप अंदर जब लेते हो तो उसको बोलते हैं अपन इंजेशन, ठीक है बच्चा। खाने को जो मुंह में लेते हैं उसको बोलते हैं अपन इंजेशन। इन मतलब खाने को अंदर लेना। डाइजेशन मतलब यही 2 मेन है जो अपन को इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ये बात मैं आपको पहले बता दूँ, अपना पूरा चैप्टर ही इन दोनों पे घूम फिर के चलेगा। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, मैं भी अभी बता देती हूँ। डाइजेशन क्या होगा, आपने खाना खा लिया। अब खाना जो आपने खाया है, अब ज़रूरी नहीं कि आप वो खाना डायरेक्ट आपके सेल में चलेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चा। जो आप फूड खाते हो, वो फूड है कॉम्प्लेक्स। वो फूड कैसा है, कॉम्प्लेक्स फूड है। उस कॉम्प्लेक्स फूड को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल फूड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये सिंपल फूड ही जानती है मेरी सेल, ये नहीं जानती मेरी सेल। मेरी सेल इस सिंपल फूड से ही एनर्जी बना सकती है, इससे नहीं बना सकती। मैं आपको फिर बोल रही हूँ। तो कॉम्प्लेक्स जो फूड आपने खाया है उसको आपकी बॉडी कैसे सिंपल फॉर्म में लेकर आएगी, तो बच्चा इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं, कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करना। और किसकी मदद से, एंजाइम की मदद से, क्योंकि एंजाइम ही होंगे जो यहाँ पर ये प्रोसेस करेंगे। अंदर कोई ऐसा नहीं होगा जो ये प्रोसेस कर सके बच्चों। तो बच्चा आपको ये ध्यान रखना है कि डाइजेशन क्या होता है। अपन ने खाना खा लिया तो खाना के सेल में चला गया, नहीं। वो खाना कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, वो जटिल होता है। उसको इजीली आपको तोड़ना पड़ेगा, यानी उस फॉर्म में लेकर आओ जिसे मैं आपकी सेल जानती हो। तो उस फॉर्म में लाने के लिए एंजाइम उसको तोड़ेंगे, कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में तोड़ेंगे, तो वो होता है डाइजेशन। और बच्चा यही प्रोसेस आप याद रख लो, और यही रिएक्शन अपन बार बार करते रहेंगे, क्योंकि अपने चैप्टर ही इस पर घुमा फिरा के। अच्छा, फिर अपना एब्जॉर्प्शन। अब खाना सिंपल फॉर्म में टूट गया, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत कुछ हो चुका है, सिंपल फॉर्म में टूट गया। अब खत्म हो गई क्या कहानी, नहीं खत्म नहीं हुई है। अब अच्छा क्या होगा, अब वो जो सिंपल फूड है, वो सिंपल फूड इंटेस्टाइन के थ्रू आपके ब्लड तक पहुंचाया जाएगा। अब कैसे, अभी तो फूड सिर्फ आपके इंटेस्टाइन में है बच्चा, इंटेस्टाइन में है आपका फूड, अभी ब्लड में थोड़ी ना गया है। तो बच्चा इंटेस्टाइन से ब्लड तक पहुंचाना पड़ेगा खाने को, और इंटेस्टाइन से ब्लड तक पहुंचाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, सक करना पड़ेगा उस खाने को। तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन या अवशोषण करना। यानी अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो सिंपल फूड आया है तो इंटेस्टाइन क्या करेगी, जो सिंपल फूड है, जितने भी सिंपल फूड बने वो कौन कौन से बना के देखेंगे, तो उन सिंपल फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड में डालना। तो ये क्या आएगा आपका एब्जॉर्प्शन। अब बच्चा ये भी आपके टॉपिक है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इसको भी अपन पढ़ेंगे।
देन है एसिमिलेशन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिमिलेशन? बच्चा एसिमिलेशन क्या होता है? ब्लड तक सिंपल फूड पहुंच गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन में ब्लड तक पहुंच गया, बस अब कहानी खत्म हो गई? नहीं, कहानी खत्म नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अभी तो सिर्फ ब्लड तक पहुंचा है, मेरे को चाहिए एंड सेल तक पहुंचाना है भाई। तो अब ब्लड क्या करेगा? आपकी पूरी बॉडी में खाना लेकर सर्कुलेट करता रहेगा, और आपका जो ब्लड होगा वो आपकी बॉडी की हर एक ऑर्गन की जो सेल होगी वहाँ तक उस सिंपल फूड को पहुँचाएगा, और देन वो सेल उस सिंपल फूड को लेके आपकी एनर्जी यानी एटीपी में कन्वर्ट करेगी, जिसको अपन रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। तो बच्चा इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। तो क्या होता है एसिमिलेशन? कि जब सिंपल फूड कहाँ पर ब्लड के थ्रू आपकी पूरी बॉडी के सर्कुलेट होके सेल्स तक जाता है, और देन सेल उसको यूटिलाइज करके एनर्जी बनाती है, तो बच्चा ये प्रोसेस आपके कहलाती है एसिमिलेशन। तो बच्चा देखो, एसिमिलेशन में एनर्जी वाला पॉइंट नहीं आएगा, बस इतना आएगा एसिमिलेशन में कि डाइजेस्ट एब्जॉर्प्टिव फूड को सेल तक पहुँचाना, आपके ऑर्गन तक सेल तक पहुँचाना, किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। ये प्रोसेस एसिमिलेशन होगी। एनर्जी बनाना ये रेस्पिरेशन का पार्ट है, तो वो वाली लाइन नहीं आएगी इसमें, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो बच्चा समझ में आ गया एसिमिलेशन? क्लियर। और देन लास्ट इजेशन। ई का मतलब होता है बाहर निकालना। ई का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। तो बच्चा जो अपन ने जो भी चीज़ खाई, अपन ने क्या खाया? अपन ने जो भी चीज़ खाई है, मतलब जैसे मान लीजिए आपने बहुत अच्छा फूड खाया, लेकिन क्या सारा फूड अपने लिए काम का होता? नहीं बच्चा, क्योंकि कुछ कुछ फूड मटेरियल ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी के लिए काम का नहीं होता, तो उसको अपन वेस्ट बोलते हैं। वेस्ट क्या होता है अपनी बॉडी के लिए? ऐसा फूड मटेरियल जो आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब या डाइजेस्ट नहीं कर सकती, वो आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है। तो बच्चा उस फूड मटेरियल को, जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है, जो पचता नहीं है अपनी बॉडी के थ्रू, यानी अपनी बॉडी उसको पचा नहीं सकती, उसको बाहर करना, उसको अपनी बॉडी से बाहर करना, उसको कहते हैं अपन ईजेशन। तो बच्चा ई का मतलब होता है बाहर निकालना, और इनका मतलब होता है लेना। तो ये था 5 प्रोसेस जो अपन को इस चैप्टर में पढ़नी, जिसमें मैंने आपको फिर बोल दिया अपन को पढ़ना मेन ये 2 है, ठीक है। इनका मतलब कोई मतलब नहीं खाना खा लिया बस हो गया, बस पढ़ना ये मेन 2 है, बाकी तो आपके इतना डिटेल में है नहीं। तो क्लियर हो गया बच्चा? चलो अब आगे का देखते हैं अपन, ठीक है। चलो अब आगे देखो। अब डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ाने से पहले बच्चा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अपनी बॉडी में ऐसा क्या होता है जहाँ पर अपने फूड का पूरी तरह से डाइजेशन होता है। तो मैं आपको बता दूं, अपनी बॉडी में एक कैनाल होती है। कैनाल मतलब जानते हैं ना बेटा? कैनाल मतलब होती है एक ट्यूब। मैं लिख देती हूँ, आपको नाम भी पता होगा, उसका नाम है एलिमेंट्री कैनाल। ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अपनी बॉडी में एक कैनाल होती है जिसका नाम है एलिमेंट्री कैनाल। अब जब कैनाल शब्द कहीं पर भी आए, कैनाल का मतलब होता है ट्यूब, होलो ट्यूब। होलो होनी चाहिए, वो सॉलिड नहीं होनी चाहिए, होलो मतलब खाली होनी चाहिए, उसमें जगह होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। तो कैनाल मतलब होता है ट्यूब। एलिमेंट्री मतलब वो ट्यूब जिसमें केवल क्या जाएगा? खाना जाएगा, केवल खाना जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी एक ऐसी ट्यूब जिसमें खाना तो जाएगा, और वो खाना बेचारा उसी ट्यूब में डाइजेस्ट भी होगा, एब्जॉर्ब भी होगा, और देन आगे बढ़ता भी रहेगा, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल एक ऐसी ट्यूब होती है अपने डाइजेस्ट सिस्टम की, जिसमें आपका खाना आएगा, डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब भी होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, पहली बात तो, ठीक है। अब बच्चा आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, ह्यूमन में एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। अब आप बोलोगे मैम ये क्या बात कर रहे हो आप, कंप्लीट का क्या मतलब है? बच्चा देखो, 2 तरीके के डाइजेस्ट सिस्टम देखने को मिलते हैं, एक तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चा देखो ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चा, इसको ध्यान रखना। बच्चा क्या होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? चलो अपन डायग्राम बनाते हैं। ये कोई बॉडी है, ठीक है, मान लो कोई बॉडी है, कोई भी है बॉडी, ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है, ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है। अब आपको इसकी 2 ओपनिंग दिख रही होगी, दिख रही है? तो यहाँ से खाना आएगा, यहाँ से खाना बाहर जाएगा, मतलब वेस्ट बाहर जाएगा। तो ऐसी एलिमेंट्री कैनाल जिसमें 2 ओपनिंग होती है, तो पहली ओपनिंग को तो अपन बोलते हैं माउथ, और दूसरी ओपनिंग को बोलते हैं अपन एनस। तो इस तरह के अगर एलिमेंट्री कैनाल की 2 ओपनिंग हुई,
जिसमें से एक तो माउथ होता है जिससे आप खाना खाओगे और एक होता है एनस जिससे आप वेस्ट को बाहर निकालोगे। तो इस तरीके के एलिमेंट्री कैनाल जिसमें होती है, जिस ऑर्गेनिज्म में होती है, तो उस ऑर्गेनिज्म का डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट कहलाता है बच्चों। और इसका उल्टा कर दो, ये मान लो कोई बॉडी है, अब इसके अंदर एक ही सिंगल ओपनिंग होती है, बस ओनली सिंगल ओपनिंग। एलिमेंट्री कैनाल, एक मिनट, एलिमेंट्री कैनाल हैज़ सिंगल ओपनिंग, तो इसी के थ्रू खाना जाएगा और इसी के थ्रू खाना बाहर आएगा। तो समझ में आया? तो जिस ऑर्गेनिज्म में एलिमेंट्री कैनाल के सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है बच्चों, उस एलिमेंट्री कैनाल या उस तरीके के ऑर्गेनिज्म को, उसके पाए जाने वाले डाइजेस्ट सिस्टम को इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम कहते हैं। तो बच्चा अपनी बॉडी में कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम होता है, ठीक है। मैं आपको इसका एग्जांपल भी बताऊंगी इनकम्प्लीट का। पहले आप ये ध्यान रखो कि कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम होता है अपने अंदर, क्योंकि अपने अंदर एलिमेंट्री कैनाल की दो ओपनिंग होती है, एक तो माउथ जिससे अपन खाना खाते हैं और एक एनस पार्ट होता है जिससे अपन वेस्ट को बाहर निकालते हैं। तो बच्चा ये आपको क्लियर हुआ? अच्छा, अब मैं आपको इसका तो आपको एग्जाम्पल समझ में आता है। मोस्ट ऑफ द मैमल्स, मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म हैज़ कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादातर जो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ज़्यादातर क्या एवीज हो गए, मैमल्स हो गए, ज़्यादातर में दो ओपनिंग होती है ना। और जो नॉन कोडेट्स के जो एनिमल्स होते हैं, नॉन कोडेट जानते हो ना, जिनमें स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से नहीं होती है, होती ही नहीं है उनमें। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ इनकम्प्लीट का, प्लेटीहेल्मिन्थीस। बच्चा आपको ध्यान रखना है, प्लेटीहेल्मिन्थीस। अब ये क्या है बच्चा? मैं आपको सिर्फ अभी इतना याद रखो कि प्लेटीहेल्मिन्थीस एक नॉन कॉर्डेट का एक फाइलम है जिसमें आपके ये आता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस एक ऐसा फाइलम है जिसकी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सिंगल ही ओपनिंग होती है, इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम होता है। ये अपन जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तब अब मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी, बट आप अभी इसको ध्यान रखें। तो क्लियर हो गया बच्चों? तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चा। चलो, तो अगर मैं ह्यूमन का जब एलिमेंट्री कैनाल बनाऊंगी तो कुछ ऐसा ही बनाऊंगी ना, ऐसा ही तो बनाऊंगी एलिमेंट्री कैनाल। दो ओपनिंग होगी, ऊपर वाले को माउथ बोलूंगी, नीचे वाले को एनस बोलूंगी। क्लियर हो गया? लेकिन क्या एक्चुअली में ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल ऐसा होता है? नहीं, ये तो समझाने के लिए बताया बच्चों अपन ने। तो बच्चा देखो, एलिमेंट्री कैनाल ह्यूमन में, बाकी का तो मुझे नहीं पता, बाकी में भी ऐसे ही होता है, लेकिन मैं ह्यूमन का ज़्यादा आपको बता रही हूँ। बच्चा देखो, ह्यूमन में माउथ के बाद, माउथ से लेकर एनस तक क्या ऐसे ही रहता है? नहीं बच्चा, ऐसा नहीं रहता। मैं आपको बताऊँ, माउथ से जाते जाते एनस तक आते आते मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ना बच्चा, ये आपके बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल अलग अलग स्ट्रक्चर ऑर्गन में डेवलप हो जाती है। जैसे देखो, ये खाना अंदर गया, अब एक लॉन्ग छोटी सी ट्यूब में कन्वर्ट होगा जिसका नाम है ईसोफेगस, ठीक है। देन यही एलिमेंट्री कैनाल आगे जाके छोटे से एक जेड जैसे बैग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा जिसका नाम है स्टमक, ठीक है। फिर ये एलिमेंट्री कैनाल एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा जिसका नाम है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड देन ये लास्ट में कन्वर्ट होगा लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में ये कन्वर्ट होगा जिससे खाना बाहर निकल जाएगा, यानी एनस। तो बच्चा मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाती है, यानी ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। इसका मतलब एलिमेंट्री कैनाल में दो ओपनिंग होगी, एक ओपनिंग जिससे आप खाना खाओगे, एक ओपनिंग जिससे आप वेस्ट को बाहर निकालोगे। फर्स्ट ओपनिंग जिससे खाना खाते हैं उसको माउथ बोलते हैं, जिससे वेस्ट बाहर निकलते हैं उसको एनस बोलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अब फिर मैंने आपको बच्चा बोला कि क्या एलिमेंट्री कैनाल अपने अंदर ऐसी होती है? नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होती। मैं समझाने के लिए बताया, मैं बस सब चीज़ ये बता रही हूँ कि एलिमेंट्री कैनाल ह्यूमन में जो अपने डाइजेशन के हिसाब से मॉडिफाइड हो जाती है। तो देखो, पहले माउथ था, देन उसके बाद छोटी सी ट्यूब में ईसोफेगस, देन उसके बाद आपके स्टमक, देन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन आपके लार्ज इंटेस्टाइन, और देन आपके एनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चा ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो आपका बेसिक था, तो आपको समझ में आया। तो अब मैं आपको यहाँ तक अगर आप समझ में आ गया, तो अब मैं आपको एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बताती हूँ जो पूछा जाता है। अब क्या पूछा जाता है? देखो बच्चा, अपन को ह्यूमन के साथ साथ मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगी। तो कैसे बच्चा, क्या होता है, अपन लोग हैं ओमनीवेरस, वी आर ओमनीवेरस। ओमनीवेरस क्या होता है बच्चा? दोनों चीज़ें खाते हैं अपन, सब्जियां भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ध्यान से सुनना, मैं इसको मिटा दूँ, हाँ इसको मिटा देते हैं यहाँ से। देखो बच्चा, इसको हटा रही हूँ ना। देखो बच्चा, पहले मैं लिख देती हूँ, बताती हूँ आपको ना। देखो बच्चों, ये है, ये एक ऑर्डर है। हर्बीवोरस जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं? हर्ब खाते हैं, शार्प सब्जी खाते हैं। ओमनीवोरस जो क्या खाते हैं? जो क्या खाते हैं? अपन लोग, यानी अपन लोग दोनों चीज़ें खाते हैं। और कार्निवोरस जो सिर्फ मीट खाते हैं। ये तो बताया ना, ये नहीं लिख रही मैं। अब सुनो, हर्बीवोरस में एलिमेंट्री कैनाल
सबसे लंबी होती है, ठीक है। ओमनीवेरस में एलिमेंट्री कैनाल इससे छोटी और इससे लंबी होती है, और कार्निवोरस में एलिमेंट्री कैनाल सबसे छोटी होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ हर्बीवोरस लार्जर देन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ओमनीवोरस लार्जर देन एंड एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कार्निवोरस। तो बच्चा ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अब इसका रीज़न बताते हैं, मैं अब रीज़न बताती हूँ ऐसा क्यों होता है, बट पहले अब ये ध्यान रखो कि जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं उनके एलिमेंट्री कैनाल बाकी सभी एलिमेंट्री कैनाल से सबसे बड़ी होती है, देन ओमनीवोरस देन कार्निवोरस। अब इसका रीज़न बताती हूँ, देखो कैसे। बच्चे जो सब्जियाँ खाते हैं उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं प्लांट्स में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के एंजाइम को टूटने के लिए समय लेते हैं। देखो कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। देखो कैसे, पहले मैं बताऊँ, जैसे मान लो कि कोई गाय है, और वो गाय क्या खाएगी, मीट तो खाएगी नहीं, वो क्या खाएगी, सब्जियाँ वगैरह खाएगी या फिर प्लांट्स वगैरह ही खाएगी। और प्लांट्स खा रही, तो मैंने बोला प्लांट्स में बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं जिनको तोड़ने के लिए बच्चा समय लगता है। अब अगर समय लग रहा है तो कैनाल छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ऑब्वियसली बड़ी होनी चाहिए। अब बड़ी होगी तो अच्छा खासा समय भी लेगी और अच्छा खासा उसको ब्रेक डाउन भी करेगी। इसीलिए हर्बीवोरस की एलिमेंट्री कैनाल बड़ी होती है, ओमनीवोरस में बराबर होती है मिडिल, कार्निवोरस की छोटी क्यों होती है, मीट को पचाने में इतना समय नहीं लगता जितना प्लांट्स के डाइजेशन में समय लगता है। यही रीज़न है कि जो गाय वगैरह होती है, एक बार खा लेते हैं तो उसको चबाती रहती, फिर वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता रहता है। उनके एलिमेंट्री कैनाल बहुत लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल होती है गायों वगैरह की। तो बच्चा ये है काम की बात जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हुआ आपको? अपन को सबका ध्यान। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि किसी एनिमल के साइज से उसके एलिमेंट्री कैनाल को आप कंपेयर नहीं कर सकते। मैं आपको फिर बोल रही हूँ। जैसे एग्जांपल, शेर कार्निवोरस है, रैबिट हर्बीवोरस है, बड़ा कौन है, शेर। तो आप तो ये बोलोगे ना कि एलिमेंट्री कैनाल उसमें बड़ी नहीं, लेकिन ऐसा बच्चा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, अगर कोई एनिमल हर्बीवोरस है तो क्या बोला, उसकी एलिमेंट्री कैनाल बड़ी होगी, बस इतना ध्यान रखो। अब वो एनिमल छोटा हो बड़ा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसको कंपेयर मत करना उसके साइज से, ठीक है। तो यहाँ पर साइज से कंपेयर नहीं करना है, उसकी क्वालिटी को अपन को देखना है। तो बस बच्चा आपको ये ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा आज का बेसिक। अगले लेक्चर में अपन ये देखेंगे कि अब ह्यूमन डाइजेशन में स्टार्ट करा, तो अगले लेक्चर में अपन ये देखेंगे कि आखिर कैसे कैसे ह्यूमन का डाइजेशन होता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं, और ये कैसे कैसे बढ़ते हैं। तो अगले लेक्चर में अपन पूरा ह्यूमन डाइजेशन स्टार्ट करेंगे। आज तो था बेसिक वाला, ठीक है बच्चा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बच्चा एक बार अपनी अगर आंसर नहीं ली हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसके ऊपर नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चा। चलो, थैंक यू।